सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। अगर आपके साथ कोई घटना घटी है जो कि आप मुझे बताना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर सेंड कर दो, ताकि मैं आपकी स्टोरी को सुना सकूं। इससे मुझे भी खुशी मिलेगी और आपको भी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ये घटना जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये आज से कई साल पहले मेरी बुआ जी के गांव में हुई थी, जहां उनका ससुराल है। ये घटना मुझे उन्हीं से पता चली है, जिसके बारे में अब मैं आपको वैसे ही बताऊंगा जैसे कि उन्होंने मुझे बताया था। दरअसल उनका गांव, जो कि छत्तीसगढ़ के एक एरिया में है, वहाँ पर उस समय पर एक यूँ कह लीजिए जादूगर या तांत्रिक करके एक शख्स रहता था। आसपास के पूरे एरिया में उसका बहुत ज़्यादा नाम था। इसी कारण से मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ का नाम नहीं ले रहा हूँ। वो व्यक्ति इतना ज़्यादा मशहूर हो गया था कि उसके पास दूर दूर से लोग आते थे उस गांव में उससे मिलने के लिए। हुआ यूं, एक सुबह गांव वालों ने देखा कि उस जादूगर के घर के बाहर एक काफ़ी बड़ी गाड़ी खड़ी हुई थी, जो कि किसी अमीर आदमी की लग रही थी। अंदर वो जादूगर अपनी पूजा कर रहा था, और जब वो पूजा करके वापस मुड़ा तो उसने पाया एक व्यक्ति जो कि सूट वूट पहनकर आया था, वो उसके सामने सर झुकाए बैठा हुआ है। उसने उसे देखकर पूछा कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब उस व्यक्ति ने अपना सिर नीचे ही करे रखा और उसके बाद बोलना शुरू करा। उसने बताया कि उसे पिछले काफ़ी समय से काफ़ी ज़्यादा डरावने सपने आ रहे हैं, और ये सपने एक ही होते हैं जो उसे हर रात आते हैं, जिस कारण से वो कभी भी रात के समय सो नहीं पाता। और उस समय पर उसे ऐसा लगता है कि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा जल रहा हो, मानो ऐसे कि उसके चेहरे के आगे ही किसी ने काफ़ी भयानक आग लगा दी हो। इसके अलावा उसका शरीर काफ़ी भारी हो जाता है, जैसे कोई उसको दबा रहा हो। बात करें सपने की, तो अपने सपने में देखता है कि कोई भिखारी ऐसा आदमी उसके करीब आता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, और वो देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। वो आदमी उसके पास आकर उसका चेहरा नोचने की पूरी कोशिश करता है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से दर्दनाक चीखों में चिल्लाता है। इस टाइम तक उसका चेहरा उसे नहीं दिख पाता, क्योंकि वो थोड़ा अंधेरे से में होता है। पर जैसे ही उसे उसका चेहरा दिखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पूरे चेहरे की खाल उतरी हुई थी और उसके चेहरे का मांस और हड्डी अलग ही चमक रही थी, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक था। वो उस व्यक्ति से अपने आप को दूर करने की पूरी कोशिश करता है, पर दूर नहीं हो पाता। और फिर एक समय ऐसा आता है जब वो भयानक सा दिखने वाला आदमी उसके चेहरे की खाल को उतार देता है, और धीरे धीरे उसका चेहरा उसी भिखारी की तरह हो जाता है। जैसे ही ऐसा होता है वो बहुत बुरी तरह डर जाता है और उसकी आँख हमेशा खुल जाती है। उसने बताया कि ये सेम सपना उसे पिछले कई दिनों से लगातार आ रहा है, जिस कारण से अब उसकी सोने की हिम्मत नहीं हो पाती, और नहीं सोने के कारण उसके साथ और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा उसकी हेल्थ भी लगातार बिगड़ती जा रही है। इसलिए वो चाहता था कि वो तांत्रिक या जादूगर उसकी इस बारे में मदद करे और उसको इस समस्या से मुक्ति दिलवाए। उसकी पूरी बात सुनने के बाद वो जादूगर जो था उसका चेहरा थोड़ा सा बदला, और वो काफ़ी ज़्यादा गहरे भाव के साथ उसको देखने लगा। उसको उसकी बात सुनकर कुछ ना कुछ शक हुआ कि हो ना हो ये व्यक्ति कुछ ना कुछ उससे छुपा रहा है। उसने उससे पूछना सही नहीं समझा, क्योंकि वो जानता था कि अगर ऐसी कोई बात है तो उसने अगर अब तक नहीं बताया तो वो आगे भी नहीं बताएगा। इसके बाद वो जादूगर अपनी एक अलमीरा के पास गया और उसने वहाँ से 2 अगरबत्ती उठाई। इसके बाद उसने वो अगरबत्तियाँ जलाई और उन्हें लेकर कुछ मंत्र पढ़ते हुए वो उस व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगाने लगा।
ऐसा करके वो उसका अतीत जानने का प्रयास कर रहा था। तब वो आदमी अपने अतीत को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखने लगा और ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा। इसके अलावा अब वो जादूगर भी उसके अतीत को देख पा रहा था और ये सच में एक काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक और इंसानियत से भरोसा उठा देने वाली कहानी थी। सब कुछ देखने के बाद उस जादूगर के भाव पूरी तरीके से बदल चुके थे और अब लग रहा था कि वो हर चीज़ जानता है और वो काफ़ी गुस्से में है। दरअसल बात ये थी कि कई साल पहले वो आदमी एक व्यापारी था। उसका व्यापार अच्छा खासा चलता था, पर उसके अलावा उसका एक दुश्मन भी था और वो भी व्यापार ही करता था। वो हमेशा ही उसको नीचा दिखाने का कोशिश करता था और हमेशा उससे लड़ाई करने का प्रयास करता रहता था। हमेशा वैसे तो वो उससे ना लड़ने की ही कोशिश करता था, पर एक बार बाजार में किसी बात पर जब एक व्यापारी की लड़ाई हो गई तो उसके लिए बाकी के सारे व्यापारी भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए। जिसके बाद जब ये सारा मामला शांत हुआ तो ये सभी लोग मिलकर एक ही जगह पर बैठकर शराब पीने लगे। शराब पीने के बाद इन दोनों व्यापारियों को ही एक दूसरे के होने का होश ना रहा और ये दोनों एक दूसरे से उल्टी सीधी बकने लगे। बात शुरू में तो इतनी बड़ी नहीं लग रही थी, पर धीरे धीरे ये बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई और एक वक्त ऐसा आया कि ये बात मरने मारने पर आ गई। तो जो व्यक्ति था जिसकी ये घटना है, उसने शराब की वो बोतल जो कि उसके हाथ में थी, उसने उस बोतल को ज़मीन पर गिराकर तोड़ दिया और उसके कांच को उठाकर उसने गुस्से में उस व्यक्ति के गले में घुसा दिया। इससे हुआ ये कि उस व्यक्ति का गला बुरी तरह से कट गया और उसमें से खून की धार निकलने लगी। आसपास के जितने लोग थे कुछ भाग गए और कुछ दूर खड़े होकर ही उस पर चिल्लाने लगे और उसे बुरी तरह कोसने लगे, पर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस घायल के पास जाए और उसको सहारा देने की कोशिश करे। इधर जैसे ही उसने इस काम को करा, उसकी शराब का सारा नशा उतर गया और अब उसे होश आया और उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या गलती कर दी है। उसे जैसे ही महसूस हुआ कि उसने क्या करा है, वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसने अपना सारा सामान भी वहीं छोड़ दिया और उसी हालत में वो शहर से पैदल चलते चलते रेलवे की पटरी के पास पहुंचा, जहां से वो एक ट्रेन में बैठ गया और उसके बाद वो एक दूसरे शहर में चला गया। दूसरे शहर में वो आ तो गया था, पर यहाँ आने के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो कोई भी सामान नहीं लाया था और वो वापस अपने शहर में जा नहीं सकता था, डर के मारे। पुलिस का डर, समाज का डर और हर एक चीज़ का डर। इसीलिए वो वहीं पर रहा। उसने कुछ काम ढूंढने की कोशिश करी और उसे कोई काम नहीं मिल पाया और अंत में उसका अंत काफ़ी ज़्यादा दयनीय हुआ। वो सड़क पर अब भीख मांगना शुरू कर चुका था और उसे अपनी जीविका चलाने के लिए यही कार्य करना पड़ता था। दिन रात वो एक सड़क पर बैठा रहता और वहीं से आगे तक घूमकर रात में उसी जगह पर आकर वापस से बैठ जाता। पर एक दिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो कि उसकी लाइफ को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक दिन जब वो डेली की तरह भीख मांग रहा था, तब उसे एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। वो व्यक्ति काफ़ी पैसे वाला आदमी था, पर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि मैं खुश नहीं हूँ और मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे बस सुकून चाहिए। पता नहीं क्या सोच के वो व्यक्ति उस भिखारी के पास आ गया और उससे पूछने लगा, क्या तुम खुश हो? इस पर उसने अपना मुंह नीचे कर लिया, पर वो व्यक्ति बोला, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करूँगा और तुमसे कुछ बातचीत करूँगा। अब तक उस भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो व्यक्ति कुछ शराब की बोतलें और काफ़ी अच्छा खाना उसके पास लेकर आ गया और सड़क के साइड में बैठकर ही उसके साथ ये सब खाने लगा। इस सब के बाद वो उससे बातचीत करने लगा। बात करते करते कब शाम हो गई इन्हें पता ही नहीं चला, पर उस भिखारी के मन में तो कुछ और ही था। जैसे ही आसपास का एरिया अंधेरे में ढका,
उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू करा, जो शायद उसने काफ़ी पहले से ही सोच लिया था। वो आदमी पहले से ही नशे की हालत में बैठा हुआ था और ज़्यादा कुछ करने में असक्षम था। उसने इसी बात का फ़ायदा उठाया और उसने वही कांच की बोतल उसके सर पे दे मारी और उसका सर फोड़ दिया। इसके बाद उसके पास जितने भी पैसे थे, जो कि काफ़ी अच्छी मात्रा में पैसे थे, उसने उसे ले लिया और उसके बाद उसने पहले चेक करा कि वो पूरी तरह मर गया है या नहीं। जब वो मर गया, वो दूर गया और वहाँ से एक बड़ा सा पत्थर लाया और उसने उस पत्थर से उस आदमी का सर कुचल कुचल के उसका चेहरा ऐसा कर दिया कि कोई उसे पहचान ना पाए। उसने उसकी लाश में से कपड़े हटा दिए और उस निर्वस्त्र हालत में उस लाश को एक कूड़ेदान के पास ले जाकर घसीट दिया। इसके बाद वो वहाँ से चला गया एक दूसरे शहर में। जब वो यहाँ पर आया तो उसे पता चला एक जगह पर चेहरा बदलने की सर्जरी के बारे में। जब उसे इस बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने कुछ सोचा, कुछ सोचने के बाद उसने उस पर्स को निकाला जो कि उस व्यक्ति के पास था, जिसके अंदर उसकी भी एक फ़ोटो थी। वो उस जगह पर गया जहाँ पर चेहरा बदलने का ऑपरेशन होता था। वहाँ पर उसने थोड़े ज़्यादा पैसे देने की बात कही और उसके बाद उसने जितने पैसे उसके पास थे सारे एडवांस में दे दिए और वो भी एक अच्छा खासा अमाउंट था। ऑपरेशन होने के कुछ दिन तक उसे वहीं पर रहना पड़ा, पर जब उसके चेहरे से पट्टी हटी तो वो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि उसका चेहरा अब उसी व्यक्ति की तरह हो चुका था। उसने अपने प्लान को फिर से आगे बढ़ाना शुरू करा और अब वो वापस से उसी शहर में आया जहाँ पर उसने उसका कत्ल करा था। उसने कुछ नहीं करा, बस कुछ देर के लिए सड़क पर इधर से उधर घूमता गया और फिर कुछ समय के बाद एक व्यक्ति ने उसे खुद ही पहचान लिया और उसके बाद वो उसे लेकर उसके घर की तरफ चला गया। उसके घर में, उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ के अलावा और कोई भी नहीं था, जो कि उनकी सारी संपत्ति की मालकिन थी। बस तभी से वो इस धोखे और फरेब की ज़िंदगी को जीने लगा और उसके बाद से ही कुछ समय के बाद उसे वो सपने आना शुरू हो गए। बात सिर्फ सपनों तक ही नहीं थी, उसे कई बार वो व्यक्ति अपनी आंखों के सामने खड़ा हुआ दिखाई देता, जिसका मतलब ये था कि उसकी आत्मा अब उससे बदला लेने वापस आ चुकी थी। जब जादूगर ने सब कुछ देखा तो उसके होश उड़े रह गए और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके का काम करके मेरे पास आकर मेरे से मदद की उम्मीद रखने की। इस पर वो आदमी उसे पैसे का लालच देने लगा और बोला कि मैं आपको जितना चाहिए उतना पैसा दूंगा, बस मुझे इस सब से मुक्त कर दीजिए, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। उस जादूगर ने कुछ सोचा और उसके बाद उससे बोला, ठीक है, तुम मुझे अपने घर का पता दो, मैं वहाँ पर आऊँगा। उस जादूगर ने सब इस तरीके से बोला कि उस व्यक्ति को यकीन हो गया कि अब वो उसके साथ है। उसने उसे अपना पता दे दिया और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगा। पीछे से जादूगर उसे देखकर मुस्कुराता रहा। जैसे ही वो वहाँ से चला गया, जादूगर ने पुलिस को इस पूरी घटना के बारे में बता दिया और थोड़ी तफ्तीश के बाद और कुछ जांच के बाद जब उसके चेहरे के ऑपरेशन के बारे में पता चला और उस डॉक्टर ने भी इस बात को मान लिया कि उसने वो ऑपरेशन करा है, तब उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया और आखिरकार उसे अपने गुनाहों की सज़ा मिल गई। पर यह बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। जिस समय पर वो जेल गया और जेल में जाने के चौथे दिन के बाद ही उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसकी मौत का कारण आज भी सब यही मानते हैं, किसी व्यक्ति की आत्मा ने उसकी हत्या करी जिसका चेहरा उसने लिया था। ये कहानी मेरे एक दोस्त हैं जो कि सरका घाट से हैं। उनके एक रिश्तेदार ने ये घटना उन्हें बताई है, जिनके साथ ये घटना घटी थी। इसीलिए मेरे दोस्त ने ये घटना मेरे से साझा करी है। तो ये घटना अब मैं आपको मेरे मित्र के चाचा जी की ज़ुबानी बताता हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं 6-7 साल का था। एक बार पड़ोस के गांव में किसी के यहाँ पर जागरण था। हमारे गांव और दावत वाले गांव के बीच में एक नाला था। पहाड़ों में रहने वाले लोग
समझ रहे होंगे कि कैसे हिमाचल के ज़्यादातर इलाकों में गांव दूर दूर होते हैं। कुछ परिवार इस पहाड़ी पर बसते हैं तो कुछ सामने वाली में। खैर, मैंने जल्दी खाना खा लिया और वहाँ से जल्दी आने की ज़िद करने लगा। पापा और चाचा वगैरह यानी कि बाकी ये पुरुष जल्दी घर लौट आए थे, मगर माँ, चाची और बुआ की इच्छा भजन कीर्तन करने की थी। मैं भी वहीं रुक गया, मगर जब सब बच्चे अपने अपने घर चले गए तो मैं वहाँ पर बोर होने लगा। मैं बुआ का बहुत लाडला हुआ करता था। ऐसे में बुआ ने ना चाहते हुए भी माँ और ताई को कहा कि मैं अप्पू को लेकर घर चली आती हूँ। सबने कहा कि कहाँ जाओगी अकेले, आजकल बाघ का भी खतरा है, थोड़ी देर में सब साथ चलेंगे। पड़ोस की महिलाएं भी वहाँ गई हुई थी और सुबह के प्रहर में सबका साथ लौटने का इरादा था, मगर मैंने कोहराम मचा दिया। ऐसे में बुआ ने टॉर्च ली और मैं उनके साथ साथ चलने लगा। घुप अंधेरा था, बरसात के दिन थे और खेतों के बीच से रास्ता। धान की खेती के लिए खेतों में पानी भरा हुआ था और मेढक टर्रा रहे थे। टॉर्च की रोशनी जब खेत के पानी पर पड़ती तो वे दूर तक तारों की तरह चमकने लगते। 2 रास्ते थे, तो हमने तय किया कि हम सामने वाले गांव से नीचे उतरकर नाला पार करके और फिर थोड़ी सी चढ़ाई को करने के बाद हमारे घर पर पहुंच जाएंगे। दूसरा रास्ता चौड़ा और साफ सुथरा था और नाले को पार करने के लिए पुल भी था, पर वो लंबा था। इसीलिए हमने छोटे वाले रास्ते को चुना, क्योंकि जो दूसरा रास्ता था उसकी दूरी पहले वाले से 3 गुना से भी ज़्यादा थी। बुआ का फैसला था कि शॉर्टकट से जाएंगे और नाला पार करके घर पहुंच जाएंगे। मैंने भी बुआ का हाथ पकड़ा और पतले से रास्ते में संभल संभल कर चलने लगा। जरा सी चूक होती तो पानी से मेरे खेतों में जाकर गिरते हम लोग। जैसे ही खेत खत्म हुए हम ढलान से नाले में उतरने लगे। बरसात के दिन होने की वजह से नालों में पानी भी ज़्यादा था, इस बात का ध्यान बुआ को नहीं रहा था। खैर, जहाँ से हम आम दिनों में उस नाले को क्रॉस किया करते थे उसके पत्थरों के ऊपर से पानी बह रहा था। अब दूसरा रास्ता ये था कि या तो वापस चढ़कर जाओ और दूसरा रास्ता पकड़ो, या फिर नाली के साथ साथ थोड़ा नीचे चलो जहाँ शमशान घाट है। वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर इधर से उधर तक बिछाए गए हैं, उनके ज़रिए नाले को पार करना आसान होगा। बुआ ने वापस लौटने के बजाय उस शमशान घाट वाले रास्ते से ही गुजरने का मन बनाया। हम थोड़ा सा नीचे गए और उस जगह पहुंच गए जहां से हमें नाला क्रॉस करना था। दाहिनी तरफ वो पत्थर था जिसे टिकाकर शव जलाए जाते थे, और बाईं ओर वो मैदानी हिस्सा जहां पर शिशुओं को दफनाया जाता था। खैर, डर तो मुझे लग रहा था, मगर बुआ के साथ था तो हिम्मत भी अंदर थी। हमने देखा कि वहाँ उन पत्थरों के ऊपर से ही पानी बह रहा है जिनसे होकर हमें नाला पार करना है, मगर पानी उतना ज़्यादा भी नहीं था, यानी ऊपर से छूता हुआ बह रहा था। बुआ पहले आगे वाले पत्थर पर कूदी और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस पत्थर पर लाई। हम 3-4 पत्थर लांघ चुके थे और नाले के एकदम बीच में थे। बरसात में नालों में पानी बहुत ज़्यादा होता था, तो चौड़ी जगह पर जिधर पानी का फैलाव ज़्यादा होता है उधर पत्थरों को इस तरह से लगाया जाता है कि पार करने में परेशानी ना हो। तभी हमें एकदम से जोर जोर से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। जिस तरफ से आवाज़ आई थी हमने उस तरफ देखा। जिस तरफ हम जा रहे थे उस तरफ से झाड़ियाँ हिलती हुई दिखाई दी। हवा चल नहीं रही थी, मगर बहुत सारी झाड़ियाँ अजीब तरीके से हिल रही थी। एक अजीब सा जानवर सा दिखा और फिर एक लड़की, मगर अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मैं घबरा कर रोने लगा और चिल्लाने लगा। बुआ ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है और आगे चलो, पर मैं आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। वो मुझे जबरन खींचने लगी। तभी मेरा पैर फिसला और मैं पानी में गिर गया और बहने लगा। मैं घबरा कर चीखने लगा और पत्थर पर खड़ी बुआ भी घबरा कर चीखने लगी, और मैं आगे बहते बहते कम से कम 50 मीटर दूरी बहा था कि तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया हो। घुप अंधेरे में पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन मैं अपने बाजुओं पर जकड़न महसूस कर सकता था। किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर पानी से निकाला और लगभग घसीटते हुए किनारे पर लाकर पटक दिया।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में मैंने देखा कि बुआ अंधेरे में टॉर्च लेकर मेरी तरफ दौड़ कर आ रही थी। बुआ ने मुझे उठाया और गले से लगा लिया और रोने लगी। उसके बाद वो बोली कि चल घर चले। हम दोनों घबराते हुए और बदहवास दौड़ते हुए घर की तरफ चल पड़े। हमने शोर इतना मचाया कि जब तक हम घर पहुंचे हमारी आवाज़ सुनकर घर वाले और पड़ोसी भी हमारी तरफ दौड़ रहे थे। सामने मुझे पापा दिखे और मैं उनसे लिपट कर रोने लगा। बुआ तो बेहोश ही हो गई। मैंने सबको बताया कि क्या हुआ। हर कोई परेशान था और घबराया हुआ था। मुझे दिलासा दिलाया गया कि कुछ नहीं हुआ है। पैर फिसल कर मैं गिर गया और घबराहट हो गई। सब लोग बातें बना रहे थे कि क्या ज़रूरत थी बरसात के मौसम में नाले के रास्ते से आने की। सही है बच गए, वरना बह जाते दोनों। मगर मैं इस सब के बीच ये सोच रहा था कि बुआ अगर दूर से दौड़ती हुई आई तो उस घुप अंधेरे में मेरी बाँह पकड़कर किसने मुझे बाहर निकाला। ऐसा नहीं था कि मैं जलधारा के प्रवाह से निकलकर किनारे आ गया। मैं लगभग उसी तरह से उछलकर रास्ते पर गया था जैसे कोई आदमी 6-7 साल के बच्चे को बाजू से पकड़कर एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पटक देता है। मेरी दादी ने किसी देवता का नाम लिया तो दादा ने बताया कि शमशान घाट के पास बावड़ी में पूर्वजों की मूर्तियां रखी होती है। ये उन्हीं के आशीर्वाद से बचना संभव हुआ है। मैं आज भी भूत प्रेत या ऐसी आत्मा शक्ति पर यकीन नहीं रखता, लेकिन आज भी इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि कुछ तो था। हो सकता है मेरे बाल मन का वहम हो, मगर मैं इतना छोटा भी नहीं था कि चीज़ों को समझ ना पाऊँ। खैर, उस रात जो कोई भी ताकतवर थी उसने मुझे बचा लिया। शायद किस्मत ही अच्छी थी, वरना ये कहानी सुनाने के लिए मैं जिंदा भी नहीं होता। बुआ को हर कोई डांटना चाहता था। पीठ पीछे सब बोलते थे कि इसने बेवकूफ़ी करी रात में उस रास्ते से आकर, मगर किसी ने सामने से नहीं डांटा क्योंकि सब जानते थे कि वो डरी हुई है। इस घटना को आज कई साल बीत चुके हैं, मगर ये मेरे जहन में आज भी ताज़ा है। ये घटना हमें हमारे अध्यापक ने बताई थी, जो कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आइए इस घटना को मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको बताता हूँ। बात उन दिनों की है जब मेरठ के पास के एक गांव में मेरी पोस्टिंग हुई थी। 1981 से 82 तक मैं वहाँ पर अध्यापक के तौर पर रहा। नई नई नौकरी लगी थी। गांव में उन दिनों किराए के मकान नहीं मिला करते थे क्योंकि लोगों ने गुजारे लायक ही कमरे बनाए थे। बड़ी मुश्किल से मुझे गांव के आखिरी सिरे में एक घर मिला जहां रहने वाले शहर में शिफ्ट हो गए थे। घर पुराना था और मिट्टी का बना था, मगर रहने लायक तो था। आसपास कोई घर नहीं था और कुछ सालों से वहाँ पर कोई रहता भी नहीं था, तो आसपास के खेतों में पेड़ पौधे उगाए थे। आंगन खुला था और नीचे एक नाली बहती थी। बरसात के दिनों में नज़ारा खूबसूरत था, पर समस्या एक ही थी कि नाला जहाँ से मुड़ता था वहाँ पर शमशान घाट था। पूरे इलाके के लोग वहाँ पर आते थे जब कोई मर जाता था। घर ऊंचाई पर था तो दहलीज से ही नीचे को सब दिखता था, मगर ये कोई बड़ी बात नहीं थी। दिक्कत थी घर का वहाँ पर ना मिलना, इसीलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं रोज स्कूल से शाम को आता और सुबह चला जाता। मुझे यहाँ रहते हुए साल भर हो गया था। एक बार मेरा एक दोस्त जो कि वहीं के कॉलेज में पढ़ाता था, उसने वहाँ पर मेरे यहाँ पर आने की इच्छा जताई। वो शनिवार को आया और साथ में अपने थोड़ी शराब भी लेकर आया। रात को हमने खाया पिया और उसके बाद सो गए। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए हम बेफिक्र होकर सो रहे थे। सुबह का वक्त था, यही कोई 6-7 बजे का। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। चूँकि मेरे क्वार्टर से बाकी लोगों के घर कम से कम आधा 1 किलोमीटर थे, इसीलिए मैं चौंक गया कि इतनी सुबह सुबह कौन आ गया मेरे घर पर। खिड़की से थोड़ी थोड़ी रोशनी बाहर दिख रही थी। मैंने अपने दोस्त को आलस में कहा कि भाई दरवाज़ा खोल दे। वो उठा और दरवाज़ा खोलने लगा। मैंने चादर सिर पर ओढ़ ली ताकि दरवाज़ा खुलने पर रोशनी आंखों में ना चुभे। मैंने सुना कि वो कुछ बात कर रहा था किसी से। इतने में मेरे दोस्त ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, देवेंद्र उठ। मैंने उठकर देखा और बोला कि क्या हुआ। रज़ाई हटाकर मैंने देखा कि दरवाजे के अंदर खड़ा मेरा दोस्त बाहर की तरफ देखते हुए हक्का बक्का सा खड़ा है।
इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो फिर से चिल्लाया, देवेंद्र उठ। मैंने बोला क्या हुआ, और तुरंत मैं दौड़ता हुआ दरवाजे के पास गया। मैंने देखा कि बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके सर पर कोई बाल नहीं था मगर बहुत लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। उसमें गेंदे के फूल की पंखुड़ियाँ फंसी हुई थी और हाथ में लाल रंग का चमकीला कपड़ा था। हाँ जी बोलो। वो बूढ़ा बोला, बेटा मेरे को बचा लो। मैंने कहा क्या हुआ, किससे बचा लो? वो लोग जला रहे हैं मेरे को, बचा लो मेरे को बेटा। वो बूढ़ा नीचे की तरफ देखते हुए बोला। उसका ये कहना था कि मेरी नज़र नीचे नाले की तरफ गई। मैंने देखा कि वहाँ बहुत से लोग जुटे हुए हैं। साफ था कि किसी की मौत हुई थी और वे उसका अंतिम संस्कार करने आए थे। जैसे ही मैंने उसकी बात सुनी और नीचे का मंजर देखा, मेरा दिल धक से बोल गया। मेरे हाथ पांव फूल गए। क्या ये नीचे जलाए जा रहे किसी बूढ़े की आत्मा है? वहाँ के बुजुर्गों से सुना था कि जंगल में भूत रहते हैं। कुछ किस्से भी सुने थे, इसलिए डर लग गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं। इतने में मेरा दोस्त बोला कि आप हमारे पास क्यों आए हैं, किसी और के पास जाओ, हम क्या करें। इतने में उस बूढ़े ने जेब से कुछ निकाला और बोला, बाकियों के पास भी जाऊंगा, ये गोली उनके आर पार कर दूंगा। पता नहीं उसके हाथ में क्या था और कैसी गोली थी जिसे वो आर पार करने की बात कर रहा था। मैं तो सन्न था। जैसे ही उसने कहा, मेरे दोस्त ने जोर से गाली देते हुए कहा, हरामजादे कौन है तू? और दरवाजे के पास टिका कर रखा हुआ छाता उठाकर उसे मारने तोड़ा। बूढ़े ने देखा और वो पलटा और नीचे की तरफ भागने लगा। बूढ़ा आगे आगे और मेरा दोस्त गाली बकता हुआ पीछे पीछे। मैं डर रहा था लेकिन फिर भी दोस्त के पीछे दौड़ लिया। बूढ़ा बहुत तेजी से नीचे की ओर भागा और खेत खत्म होने पर शुरू होने वाले जंगलों में घुस गया। मैंने जोर से आवाज़ लगाई और अपने दोस्त को आगे जाने से रोक दिया। हम दोनों का दम फूल चुका था। हम ये देखते हुए वापस घर की तरफ लौटे कि कहीं वो बूढ़ा वापस न आ रहा हो। इस बीच तक नीचे चिता को आग लगा दी गई थी। हम दोनों की हालत बुरी थी। एक दूसरे से हम कुछ कहने की हालत में भी नहीं थे। मैंने अपने कमरे में ताला लगाया और रास्ते से पास के गांव की तरफ चल दिया। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि ये क्या था। भगवान का शुक्रिया अदा करा कि आज तो बचा लिया। रास्ते में ही 2-3 लोग मिले जो शायद शमशान घाट की तरफ जा रहे थे। इनमें से एक वो दुकानदार भी था जिससे मैं राशन लिया करता था। मुझे हाफता और दौड़ता देख वो रुक गया। इससे पहले कि वे लोग कुछ बोलते, मैंने एक सांस में पूरी कहानी उन्हें सुनाई। मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे एक बंदा आया और उसने ऐसा कहा। हमारी बात को वे तीनों लोग बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। दुकानदार ने पूछा कि सफ़ेद रंग की दाढ़ी थी क्या, बड़ी सी, और सर पे बाल नहीं थे। जैसे ही उसने ये सवाल पूछा, मन में मेरी शंका पैदा हुई कि जिस शख्स की चिता को ये लकड़ी डालने जा रहे हैं उसी की लंबी दाढ़ी रही होगी। मैंने कहा हाँ। ये सुनकर उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगे। अब मैं और डर गया। मुझे लगा कि शायद ये भी भूत प्रेत हैं और अब ठहाका लगा रहे हैं। मैं 2 कदम पीछे हट गया और भागने की तैयारी में ही था कि दुकानदार बोला, मास्टर साहब आप भी कमाल करते हो, मास्टर होकर भूतों पर भरोसा करते हो। मैंने कुछ नहीं कहा। दुकानदार के साथ वाला बंदा बोला, अरे वो बंगल वाले गांव का एक पागल बूढ़ा है, उसके दिमाग में फ़र्क है। दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, कभी जंगल में, कभी शमशान में, तो कभी कहाँ। रोज़ नए ड्रामे करता है। रात को अपने घर पहुंचता है अपने बेटे के पास, वहाँ खाना खाता है, रात को सोता है, सुबह खाना खाता है और दिन भर फिर घूमने लगता है और अजीबोगरीब हरकत करता है। हमारी हालत पर वे तीनों लोग ठहाके लगाने लगे। ये सुनकर मुझे और मेरे दोस्त को राहत की सांस भी आई और शर्मिंदगी भी हुई। हम दोनों बहुत झेपे और शर्मिंदगी से बचने के लिए उनके साथ ही हंसने लगे। इतने में पता चला कि गांव की किसी बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जिसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसके बाद वे शमशान घाट की तरफ चल दिए और हम अपने घर की तरफ। जानता हूँ कि कहानी हॉरर नहीं है, मगर मेरे लिए पूरा घटनाक्रम तब तक हॉरर रहा जब तक बूढ़े की सच्चाई मुझे पता नहीं चली।
वैसे बाद में वो बूढ़ा कई बार मिला, 1-2 बार शाम को मेरे यहाँ आकर बैठा भी और मैंने उसे कुछ खाने पीने को भी दिया। फिर कभी उसने मेरे साथ ऐसी हरकत नहीं करी, मगर वो हवा में बातें करता रहता था और सड़क से पत्थर उठाकर जेब में रखता था। आज भी इस घटना को मैं और मेरा दोस्त सबको खूब चाव से सुनाते हैं। आज भी अंदर तक ये घटना सोचकर मैं गुदगुदा जाता हूँ कि कैसे हम लोग उस टाइम पर डर गए थे। मनाली लेह मार्ग पर 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित लचुलुंगला के पास 22 मोड़ से गुजरने वाला हर वाहन चालक यहाँ के भूत मंदिर में पानी की एक बोतल जरूर चढ़ाता है। जो लोग पानी की बोतल नहीं चढ़ाते उनके साथ अनहोनी हो जाती है। ऐसा हम नहीं, गांव के लोग बताते हैं। इस जगह पर एक युवक की आत्मा दिन रात भटकती रहती है। हिमाचल प्रदेश के मनाली लेह मार्ग में स्थित पानी मांगने वाले भूत के मंदिर के बारे में ये एक रहस्यमय जानकारी है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, यही कोई 2-3 हफ्ते पहले की। फ्राइडे के दिन हम 4 दोस्तों ने प्लान बनाया कि आज शाम को हम लेह लद्दाख घूमने निकलते हैं। दिन के 3 बजे के बाद हम सब घर निकल गए सामान पैक करने। घर से हम 6 बजे निकल गए गाड़ी में, जो कि विपिन की थी। कुल्लू मनाली हाईवे का काम आजकल जोरों शोरों से चल रहा था। उसे 4 लेन बनाया जा रहा था, तो पंडोर से आगे जगह जगह जाम लगा था। तो मनाली तक जो रास्ता 138 किलोमीटर है, जो कि 50 की औसत से लगभग 2.5 घंटे का सफ़र है, उसमें हमें 5 घंटे का समय लग गया। हम लोग मौज मस्ती करते हुए जा रहे थे। तभी चीकू ने कहा कि जानते हो मनाली का नाम मनाली कैसे पड़ा? विपिन ने कहा कि कैसे पड़ा, तू ही बता दे। तब चीकू ने बोला कि बहुत पहले की बात है, एक आदमी अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए कुछ दिनों के लिए पहाड़ों पर ले आता है उसे। इसी दौरान उसे उसके घर वाले फ़ोन पर पूछते थे कि मनाली क्या? इसीलिए धीरे धीरे उस हिल स्टेशन का नाम ही मनाली पड़ गया। मैंने चीकू के सर पर मार कर कहा कि व्हाट अ जोक, पुराने ज़माने में फ़ोन का आविष्कार तेरे बाप ने किया था क्या? रास्ते में माता हणोरी जी का मंदिर आया, उसमें माथा टेक कर हम आगे बढ़े। मान्यता है कि माता रास्ते के हर संकट को हर लेती हैं और बिना किसी परेशानी के आपकी यात्रा सफल होती है। इसी तरह हम लोग मस्ती करते करते 11-11:15 बजे मनाली पहुंच गए। अब मनाली में मुश्किल से एक होटल में जगह मिली, क्योंकि वहां पर टूरिस्ट बहुत आते हैं। खाना खाने के बाद लगभग 12:30 बजे हम लोग सो गए। लेट सोए थे तो नींद भी सुबह 10 बजे ही खुली। हम फ्रेश होकर नाश्ता करके हडिम्बा माता मंदिर चले गए। मंदिर से कोई 11:15 बजे हम लोग आगे के सफ़र पर निकल गए। मनाली से आगे का सफ़र बिना किसी रुकावट के निकल गया। अटल टनल, जिसकी लंबाई कोई 9 किलोमीटर से ज़्यादा है, उसे पार करके हम लोग लेह के लिए चल रहे थे। मनाली से लेह लगभग 400 या 450 किलोमीटर है, जिसे 12 घंटे लग जाते हैं पार करने में, क्योंकि सड़क काफ़ी ज़्यादा घुमावदार है। लेह में हम लोग रात में 11:30 बजे तक पहुंच गए थे। संडे शाम तक हमें वापस ही पहुंचना था, तो हमने तय करा कि जाकर लद्दाख में रुकेंगे। रास्ते में अचानक ही गाड़ी बंद पड़ गई। सब ने मिलकर एक एक करके ट्राई करा, पर गाड़ी टस से मस नहीं हुई। 12 बज गए थे और गाड़ी, जिसमें कोई प्रॉब्लम भी नज़र नहीं आ रही थी, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होने लग पड़ी। तब विपिन ने कहा कि अगर बैटरी टोटल डाउन हो गई तो हम इधर ही फंस जाएंगे, क्योंकि मनाली से ही गाड़ी की कंपनी का मैकेनिक आता है। हम चारों ने तय करा कि आसपास कोई गांव होगा, उधर रुकते भी हैं, तो सुबह गाड़ी को भी देखते हैं। सबने मिलकर गाड़ी को धक्का लगाया और उसे साइड में करा। तभी कहीं से बहुत दूर से बहुत तेज चीखने की आवाज़ आई। सभी डर गए कि इतनी रात को कौन हो सकता है इस सुनसान जगह पर। थोड़ा सा पीछे आते समय कुछ घर दिखे थे, तो सब लोग उसी साइड दौड़ लगाने लगे। अब कभी ऊपर से पत्थर गिरते तो कभी जोरों से हवा चलती, कभी जोरों से हंसने की आवाज़ आती तो कभी रोने की, कभी चीखने की आवाज़ आती तो कभी कहराने की। भागते हुए हम लोग एक घर के पास पहुंच गए। सब लोग ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगे और तब अंदर से आवाज़ आई, आ रहा हूँ, अब क्या दरवाज़ा तोड़ दोगे? एक बूढ़े अंकल ने दरवाज़ा खोला ही था कि हम सब अंदर की तरफ दौड़ गए। अंकल ने पूछा,
शेर पीछे पड़ा या भूत? तब तक अंकल के परिवार के बाकी सदस्य भी उठ गए थे। सब हमें ही देख रहे थे। तभी सुनील ने बड़ी मुश्किल से पानी कहा। अंकल की बहू पानी लेकर आई और पानी पीने के बाद हमने उन सबको वो सुनाया जो हमारे साथ हुआ। अंकल का बेटा कुछ कहने ही वाला था कि अंकल ने उसे चुप रहने का इशारा करा और कहा कि खाना खाकर सो जाओ, सुबह इस बारे में बात करेंगे। उनकी बहू ने कहा कि आप लोग हाथ मुंह धो लो, तब तक खाना बना दूंगी। हमसे ना भी नहीं हुई और हाँ भी नहीं हुई। भूख जोरों से लगी थी और हमारी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर जाएं। अब हाथ पैर धोकर हम लोग अंदर गए। कोई 5 मिनट के बाद अंकल की बहू ने खिचड़ी और घी परोस दिया। खाना खाने के बाद हमें उन्होंने एक कमरा भी दिया सोने के लिए। सुबह अंकल जी ने आवाज़ लगाई कि उठकर नीचे आ जाओ, चाय ठंडी हो रही है। सभी उठकर बाहर आंगन में आ गए। हमने देखा कि अंकल के साथ गांव के 5 और बुजुर्ग भी चाय पी रहे थे। सबको हमने प्रणाम करा और सब ने चाय के गिलास उठाए। चाय पीते पीते मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा कि पुराने ज़माने वाला घर था और आसपास के घर एक जैसे ही बने हुए थे। मैंने अंकल से पूछा कि रात को हमारे साथ क्या हुआ था। तब उन्होंने कहा कि बहुत पुरानी बात है। इसी मार्ग पर एक बार एक ट्रक लेकर ड्राइवर और उसके साथ उसका कंडक्टर था। दोनों इसी स्थान पर 22 मोड़ वाली जगह से गुजर रहे थे तो बर्फ गिर रही थी। तभी उनका ट्रक फिसल गया और एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर तो साफ साफ बच गया, लेकिन कंडक्टर बुरी तरीके से घायल हो गया। अंकल बताते हैं कि ड्राइवर मदद लेने के लिए पास के गांव तक गया। तब तक रात हो गई थी और बर्फ भी जोर से गिर रही थी। तो सुबह जब तक वो मदद लेकर आया, कंडक्टर की भूख और प्यास से मौत हो गई थी। तभी दूसरे बुजुर्ग ने कहा कि कुछ लोग ये भी बताते हैं कि घायल अवस्था में कंडक्टर को अकेला छोड़कर ड्राइवर वहां से भाग गया। कंडक्टर रात भर वहां पर तड़पता रहा और तभी वहां से गुजरे दूसरे ट्रक ड्राइवर ने तड़पते हुए कंडक्टर की मदद के लिए उसे पानी पिलाने के लिए जैसे ही वो उसके पास आया, तब तक कंडक्टर मर गया। इसके बाद वो कंडक्टर भूत बन गया और वहां से गुजरने वाले लोगों से पानी मांगने लगा। इस तरह की आवाज़ें कई लोगों ने भी सुनी। अगर कोई अनदेखा करता तो उसके साथ आगे की यात्रा में दुर्घटना होने की संभावना रहती। इस कारण से लोग वहां से गुजरते समय इस भूत मंदिर पर मिनरल वाटर की बोतल भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं। फिर आगे की यात्रा इत्मीनान से करते हैं। आप लोग किसी शक्ति के कारण बच गए, नहीं तो आज तक वहां पर कोई नहीं बचा। तभी हमें माता हणोनी का ध्यान आया। हमने वहीं से माता को प्रणाम करा और मन ही मन उन्हें धन्यवाद करा। हम सब ने अंकल और बाकी लोगों से जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा कि साथ की दुकान से पानी की बोतल लेकर जाना और उधर डाल देना। उसके बाद आप आराम से सफ़र पर निकल जाना। हम चारों ने पानी की एक बोतल ली और जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी पानी की बोतलें पड़ी हुई थी। इसके अलावा सिगरेट के पैकेट्स और चिप्स कुरकुरे के पैकेट भी बहुत पड़े थे। हमने भी अपनी पानी की बोतल उधर रखी और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और गाड़ी की तरफ चल दिए, जो कि वहाँ से 15-20 कदम ही दूर थी। गाड़ी अनलॉक करके जैसे ही विपिन ने सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। हमने एक बार फिर से माता को धन्यवाद करा और गाड़ी घुमाकर उधर से वापस हो लिए। अगर आप भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते हैं तो यकीन मानिए, यहाँ की बात जानकर आप यकीन करने लगेंगे, क्योंकि हजारों लोग यहाँ पर गुजरते समय भूत को मिनरल वाटर चढ़ाते हैं, इसीलिए कि उनकी आगे की यात्रा मंगलमय हो। यहाँ के रहने वाले गांव के लोग ये बात बताते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले यात्री अपनी गाड़ी से उतरकर सबसे पहले भूत के इस जगह पर पानी की बोतल चढ़ाते हैं और फिर ही आगे की यात्रा करते हैं। तब से ही ये परंपरा चली आ रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की घटना। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। स्टोरीज आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।